ये फिल्म याद है आपको, बागबान? इस फिल्म के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो 2003 की ये फिल्म है और इसका पूरा प्लॉट ये था कि किस तरीके से माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं औलाद, और माँ बाप कैसे सींचती हैं अपने प्यार से अपने परिवार को, और फिर वही परिवार आमादा हो जाता है माँ बाप को कष्ट देने के। ऐसी तमाम स्टोरीज़ अखबार में भी आपको देखने को मिलती है। ओल्ड एज होम में किस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को पटक देते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। ये सब कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ। अखबार उठा लीजिए तो अखबार के फ्रंट पेज से लेकर के सिटी पेज तक आपको हर रोज़ इस तरीके की कोई खबर मिल जाएगी। लेकिन अब तेलंगाना सरकार एक कानून लेकर के आई है और उस कानून के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा ये तो तेलंगाना सरकार का एंटी बागबान कानून है। क्यों हम ये चीज़ बोल रहे हैं, आज इसी कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, बागबान फिल्म आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। लेकिन हुआ क्या है, तो हुआ ये, द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तेलंगाना असेंबली ने, यानी कि तेलंगाना सरकार ने एक कानून पास किया है ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल, यानी कि माँ बाप का ध्यान रखने वाला एक बिल ये पास किया है तेलंगाना सरकार ने। सीएम रेवंत रेड्डी स्ट्रेसेस ऑन अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी होनी चाहिए हर इंसान की अपने माँ बाप के प्रति, और इसको लेकर के तेलंगाना में एक कानून ले आया गया है। अब तेलंगाना असेंबली ने, और वो भी संडे को लैंडमार्क तेलंगाना एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 को पास किया है, जिसमें रेवंत रेड्डी ने कहा कि समाज में बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप को इग्नोर ना किया जाए, निग्लेक्ट ना किया जाए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कानून कहता क्या है, जरा आप वो देखिए। ये कानून कहता है कि 15% एक कर्मचारी की सैलरी, बिल मैंडेट्स दैट 15% ऑफ एन एम्प्लॉइज ग्रॉस सैलरी और 10,000 रुपीज, जो भी कम है, या तो आपकी तनख्वाह का 15% या 10,000 रुपए, जो भी रकम कम हो वो आपकी तनख्वाह में से कट जाएगा और माँ बाप को दिया जाएगा यदि यह साबित होता है कि आप अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मम्मी पापा का ध्यान न रखने के लिए तेलंगाना में सैलरी कट हो जाएगी 15%, यह कहता है यह कानून। इट सीक्स टू इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट पेरेंट्स, खासतौर से जो माँ बाप जो आश्रित हैं अपने बच्चों पर, उनको एक, आप ये समझिए, ताकि उनके पास पैसे की कमती ना हो, इस वजह से ये कानून बनाया गया है कि उनको वित्तीय आज़ादी रहे और सहायता उनको हमेशा मिलती रहे, ख़ास तौर से जो माँ बाप निर्भर हैं, जिनको बहुत केसेस में हम सुनते हैं कि औलादें छोड़ देती है कि जाओ अपना देख लो, चले जाओ कहीं हरिद्वार इंतज़ाम कर देते हैं तुम्हारा। तो ऐसे केस में वो सैलरी कट होकर के माँ बाप को चली जाएगी थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़, यानी कि आपको अपोर्शनमेंट का मतलब, सैलरी अपोर्शनमेंट का मतलब है कि 15% काट करके माँ बाप को देना, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एपलेट सीनियर सिटीजन्स कमीशन, यहां से माँ बाप प्राप्त कर सकते हैं इस कानून के हिसाब से। इस लेजिस्लेशन को, इस कानून को सामाजिक जिम्मेदारी की तरह प्रस्तुत किया है रेवंत रेड्डी की सरकार ने। उनका यह कहना है कि यहां पर ये नियत सरकार की ये है कि सिर्फ कानून पास कर देने का मकसद यहां पर नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि लोग सम्मानजनक, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, वो सम्मानजनक तरीके से जी सकें और पूरे हक से जी सकें। खास तौर से ऐसे माँ बाप जिनकी औलाद नालायक निकल गई, जो नाकारा निकल गई, उनके लिए ये कानून बताया जा रहा है। नो पेरेंट शुड बी लेफ्ट ऑर्फन, कोई भी माँ बाप अनाथ न छोड़ दिए जाएं और अपने आखिरी दिनों में वो स्ट्रगल ना करें वित्तीय रूप से, इस वजह से ये
मदद की जा रही है और इसके अलावा उनको लीगल मेजर्स भी दिए जाएंगे, जैसे उनको अगर वकील वगैरह की जरूरत है तो उनको वो भी दिया जाएगा और ये पूरा मामला सुलटाने की या सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस सैलरी के कटने के डर से लोग ये जरूरत महसूस करें कि नहीं भाई हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है और निग्लेक्ट ना हो। तो उन्होंने ये बोला कि समाज में जो बदलते हुए नियम हैं ये उनके चलते, क्योंकि सब चीज़ मटेरियल गेन हो गई है, सब जगह लोग जा रहे हैं और उनको नया आईफोन चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, वेकेशन चाहिए, किसी को मलेशिया जाना है तो सिंगापुर जाना है तो कहीं और जाना है, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको बड़ा किया पाल पोस के, उनको आपने अनाथ छोड़ दिया उनके बुढ़ापे के दिनों में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इस कानून के पीछे का मकसद ये है। ये कानून सफल होगा या नहीं वो हम नहीं जानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सीनियर सिटीजन कमीशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाए उन सभी सीनियर सिटीजन्स का। अब यहाँ जा करके वो कैसे अपने न्याय की गुहार लगाएंगे। ये इम्प्लीमेंटेशन इस देश में किसी भी कानून का, देखिए अच्छी नीयत से तो बहुत सारे कानून आते हैं लेकिन फिर उनकी क्या भद्द पिटती है इस देश में हम तो वो भी जानते हैं, हमें अच्छे से मालूम है, हम भली भांति परिचित हैं इन सारी चीज़ों से। अब श्रवण कुमार की कहानी सुना रहे हैं, वो तो देखिए मैं उनके जब वो नेता मोड में चले जा रहे हैं मैं उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, सिर्फ इस कानून के बारे में बात करें। अब सेंटर का यानी कि केंद्र सरकार का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उन्होंने ये बोला that although provisions already exist mandating individuals to take care of their parents, instances of discrimination and neglect persist. Mr. Reddy also emphasized that both sons and daughters share equal responsibility in caring for their elderly parents. तो उनका ये कहना है कि जो 15% का हमने ये जो सैलरी वाला डाला है एंगल, इसके बाद तो जब सैलरी कटते हुए दिखेगी तो लोग ये ज़रूरत महसूस करेंगे कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो ये द हिंदू की रिपोर्ट है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा डेक्कन क्रॉनिकल की भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जिसमें बिल टू प्रोटेक्ट एल्डरली पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स कमीशन बनेगा और 3 महीने में बन जाएगा इस बिल के आ जाने के बाद, और बॉडी में चीफ कमिश्नर और 2 कमिश्नर होंगे जो इस तरीके के केसेस को, फैसले को सलटाएंगे। यानी कि यहां पर अगर कोई मामला सामने आया तो उसको वो सलटाएंगे। 2026 का ये पेरेंटल सपोर्ट कानून है। डिग्निटी, वेलफेयर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो यहां पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब इसके प्रावधान क्या हैं? सीनियर सिटीजन्स कैन लॉज कंप्लेंट्स ऑफ निग्लेक्ट बाय देयर चिल्ड्रन टू द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्पोज सच पिटिशंस विद इन 60 डेज। ये जानना जरूरी है ना कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी औलाद नाकारा है, निकम्मी है, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही है। तो इसके लिए माँ बाप को शिकायत करने जाना होगा अपनी ही औलाद के खिलाफ, और वो जाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के पास, और उसके बाद वो सीनियर सिटीजन कमीशन भी बन जाएगा, आप लोग वहां भी जा सकते हैं। और ये जरूरी हो जाएगा कि इन सीनियर सिटीजन कमीशन में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 60 दिन में अपना फैसला सुनाए। अगर ये नहीं होता है तो एप्लीकेंट्स सीनियर सिटीजन कमीशन जा सकते हैं कि इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने हमारी नहीं सुनी। अब इफ निग्लेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स बाय देयर चिल्ड्रन इज प्रूव्ड, अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ नाकारा और निकम्मी औलाद है, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही है, तो बिल ये कहता है कि 10,000 या 15% सैलरी जो भी कम है वो हर महीने कट करके सीधे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। एक इसको लेकर के ये बात बड़ी चल रही थी कि कहीं ये सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं हुआ तो ये तो बड़ा आसान है ना ये कहना कि आप प्राइवेट सिटीजन के ऊपर लगा दीजिए, लेकिन अगर सरकार के लोग ही अपने माँ बाप का ध्यान ना रख रहे हों, सरकारी कर्मचारी भी तो होते हैं, तो उनका क्या? तो इस कानून, डेक्कन क्रॉनिकल की इस रिपोर्ट के हिसाब से आप सरकारी में हो नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में हो, तेलंगाना में अगर आप हैं और आपके माँ बाप अगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये कहते हुए कि हमारी औलाद निकम्मी निकल गई, हमको बहुत प्रताड़ित कर रही है और हमें मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, तो इस शिकायत पर 60 दिन के अंदर अंदर या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला लेंगे या तो सीनियर सिटीजन कमीशन लेगा 3 महीने बाद जब वो बन जाएगा, और उसके बाद सीधा जो
एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सपोज कोई सरकार, तेलंगाना सरकार का कर्मचारी है, तो सरकार ये 15% सैलरी कट करके माँ बाप के अकाउंट में डाल देगी। और सीनियर सिटीजन कमीशन ने अगर कोई पाया कि प्राइवेट आदमी है, तो वो अगर किसी सपोज XYZ कंपनी में काम कर रहा है तेलंगाना में, तो वो उस एम्प्लॉय को, यानी कि सीधा एम्प्लॉयर को, उसकी कंपनी को, उसके बॉस को ये आदेश देगी कि इसकी सैलरी 15% काटो और उसके बाद इस फलाने अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ये एक चीज है यहां पर जो बहुत स्पष्ट डेक्कन क्रॉनिकल के इस पीस में हमको पता चल गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सीनियर सिटीजन कमीशन में 3 महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें कमिश्नर, 2 और कमिश्नर होंगे, चीफ कमिश्नर होंगे। इसके अलावा कमिश्नर जो होगा उसका, वो एक रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, और subsequent appointments to the post of the ranks of those who served as commissioners in Senior Citizens Commission. The commissioners will be picked from a pool of persons with knowledge and experience in law, social service, administration and governance, and worked in the government either as a director or a commissioner. यानी कि सीनियर रैंक का कोई आला अधिकारी होगा और जज होंगे जो इस कमीशन के कमिश्नर होंगे। तो एक कमिश्नर होगा चीफ, और उसके अंदर 2 डिप्टी कमिश्नर होंगे, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो तो है। यानी कि एक पूरी एक सरकारी व्यवस्था बनाई जा रही है माँ बाप का ध्यान रखने के लिए कि बुढ़ापे में उनको इधर उधर ना जाना पड़े पैसे के लिए। तो ये है पूरा मामला जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। इसको लेकर के एक आधा चीजें जो आप ये समझ लीजिए कि जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये कानून अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखना ये ऑप्शनल नहीं हो सकता। कोई भी परिस्थिति हो, ये ऑप्शनल नहीं हो सकता। आपको, अगर आप इस लायक हैं कि आप कमा खा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति होगी। अव्वल तो मेरा ये मानना है कि बागबान जैसी पिक्चर जब आई थी, तो उसमें जाहिर सी बात है ये उन माँ बाप की कहानी बयां हो रही थी जिनको छोड़ देते हैं बच्चे उनके, जिनके बच्चे उनके साथ गलत हरकत कर देते हैं, निकम्मे निकल जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं ये माँ बाप। अलग करने का एक प्रयास किया जाता है। जैसे बागबान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को अलग अलग औलादें लेके चली गई ताकि वो आपस में मिल ना सकें, बैठ ना सकें, और उसके बाद फिर घरों में तनाव भी होने लगा। आप फिल्म देख लीजिएगा, मैं फिल्म के बारे में क्या बताऊं। तो मेरा ये कहना है कि ये हादसे होते हैं, लेकिन अधिकांश घर में, मैं तो समाज की अच्छाई में विश्वास रखता हूं और मेरा यह मानना है कि अधिकांश घरों में ऐसा नहीं होता। एक बड़े बड़े शहरों में आप कोई भी आप स्टडी उठा लीजिए, और या फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, या जो सोशल ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं उनसे बात कर लीजिए, सब आपको बताएंगे कि एक ट्रेंड लौट करके आ रहा है शहरों में कि जिन मजबूरियों की वजह से शहरों में लोग न्यूक्लियर फैमिली में गए, जिसमें एक माँ बाप और उनके 2 बच्चे ही रहते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ट्रेंड बदल रहा है। अब घर इस तरीके के हो रहे हैं जिसमें दादी बाबा भी हैं, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, साथ में एक आधा और लोग भी हैं। तो धीरे धीरे अब शहरों में भी ये समझ में आ रहा है लोगों को कि बिना इस सपोर्ट, परिवार के जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और ये जो समाज की अच्छाई है, यही हकीकत है, यही नॉर्म है। हालांकि इसी के साथ साथ ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं जिसमें माँ बाप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में महसूस करते हैं, और अपने ही औलाद के सामने वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते। ये भी मामले सामने आने हैं। ऐसे मामले अच्छे मामलों के मुकाबले कम हैं, लेकिन ऐसा एक भी मामला जो हो रहा है किसी भी माँ बाप के साथ, वो गलत हो रहा है। और अगर इस तरीके का कानून आता है जो इसको एड्रेस करता है, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन ये सिर्फ तेलंगाना की तो समस्या है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारे निकम्मे और नाकारा औलाद तेलंगाना में ही हैं। हो सकता है कुछ यूपी में हो सकता है गुजरात में हो, उत्तराखंड में हो, एमपी में हो। अब ऐसे तो मैं कई राज्य गिनाते चला जाऊंगा। तो राष्ट्रव्यापी कानून क्यों ना हो इस तरीके के प्रावधान वाला। जैसे कि आपको पता है 2007 का वो कानून है, लेकिन उसके बाद भी मामले रुके नहीं है ना। तो उस कानून में क्या संशोधन की जरूरत है। और लास्ट में जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस देश में सबसे आसान काम है कानून बना देना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है
उन कानून को जमीन पर उतारना और लागू करना। आप फर्ज कीजिए कि एक माँ बाप पहले से ही प्रताड़ित, कमजोर, गरीब, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के और कहां कहां जाकर के दर दर की ठोकरें खाएंगे, आप जरा ये सोचिए। और ऐसे केस में हमारा जो सरकारी सिस्टम है, पूरी जो व्यवस्था है, सिस्टम, वो कितना ज्यादा असंवेदनशील अपने आप में है, ये आप किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 बजे 1:30 बजे आप गए तो तख्ती लग जाएगी लंच की, उसके बाद फिर कोई बाबू काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ, सपोज अगर उसको आपका काम करना भी है तो साहब, हम सब परिचित हैं भली भांति कि सरकारी ऑफिस में एक पूरा सिस्टम चलता है, सुविधा शुल्क का एक ऐसा सिस्टम है, वेल ऑयल्ड मशीनरी, कि और कुछ चले या ना चले, लेकिन जब तक आप नगद नारायण के दर्शन नहीं कराएंगे, और वो भी एक पूरी व्यवस्था में, तब तक आपकी फाइल हिलेगी नहीं। और ये कहने की बातें अलग हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, रेट कार्ड फिक्स हैं, तय हैं, इतना % इसका, इतना % इसका, और वो व्यवस्था एकदम बटर स्मूथ चलती है बिल्कुल। ऐसे में पहले से ही प्रताड़ित माँ बाप क्या इस तरीके के असंवेदनशील सिस्टम के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, वरना आप बनाते रहिए कानून, खेलते रहिए मीटिंग, करते रहिए कानून, अलहुआ कानून। जब उसका पालन ही नहीं होगा ढंग से, तो फिर उसके फायदे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। ऑल इन ऑल अच्छा कानून है, अब देखते हैं इसका क्रियान्वयन कैसे होता है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।